हेलो बच्चों। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पे, जिसमें आज हम फिर से भारत शासन अधिनियम 1858 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट या अधिनियम थे उन सभी को हमने पढ़ा, और आज से हम पढ़ेंगे क्राउन के अधीन जितने भी एक्ट हैं उस एक्ट को पढ़ेंगे। तो उसमें पहला एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1858। अब भारत शासन अधिनियम 1858 आया क्यों, इसको जानेंगे, ठीक है। और ये 1853 के बाद तुरंत जस्ट आया 1858। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था, भारत में उस समय 1857 की क्रांति हो चुकी थी, ठीक। तो इसका मेन इंटेंशन ही था कि भारत में 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, ठीक। तो 1858 भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, ठीक। तो आज हम देखेंगे इसके बैकग्राउंड। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1858 जिस समय आया उस समय जो होता ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था, ठीक। तो लॉर्ड पामस्टन जो होता है 12 फरवरी 1858 को एक अधिनियम पेश करते हैं ब्रिटिश संसद में, बट अनफॉर्चुनेटली इनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है किसी भी कारणवश। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी, और लॉर्ड डर्बी एक अधिनियम पेश करते हैं ब्रिटिश संसद में, और उसी पर जो होता है 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया हस्ताक्षर कर देती हैं, और यही कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है और कि ब्रिटिश जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो कौन था, तो लॉर्ड पामस्टन था, ठीक। लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ठीक, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम रहता है, ठीक। और 2 अगस्त 1858 को जब महारानी विक्टोरिया लॉर्ड डर्बी के प्रस्तुत विधेयक पर सिग्नेचर कर देती हैं, तो वही 1858 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में आखिर क्या क्या पॉइंट था। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। पहला पॉइंट, भारत पर शासन। भारत पर शासन अभी कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत पर अब शासन डायरेक्ट कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ठीक है। अब भारत पर शासन कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो होता है भारत से समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर आ जाएगा, ठीक। ब्रिटिश क्राउन का शासन कब भारत पे आएगा, ये होगा एक महारानी विक्टोरिया का राजकीय घोषणा। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से होगा, जब महारानी विक्टोरिया अपनी राजकीय घोषणा करेंगी, तब से भारत पर ब्रिटिश शासन
तब से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हो जाएगा। अब महारानी विक्टोरिया के राजकीय घोषणा क्या था? ये राजकीय घोषणा इनका कुछ नहीं, दरअसल ये था 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक महारानी विक्टोरिया का घोषणा पढ़ा जाता है। कहाँ पे? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय कहलाते हैं और प्रथम वायसराय इसी अधिनियम के थ्रू बना है। अभी आगे वाले पॉइंट में बताएंगे हम। तो जो होता है महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा था वो क्या था? 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के लॉर्ड मिंटो पार्क में पढ़ा जाएगा और इसी को जो होता है महारानी का घोषणा कहा जाता है। महारानी की घोषणा के तहत ही भारत पर अब शासन किसका हो जाएगा? क्राउन का। और इसी को कुछ पढ़े लिखे लोग अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहेंगे। ठीक, इसी के कुछ पढ़े लिखे जो भारतीय होंगे उसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहेंगे। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब दरअसल ब्रिटेन में जो होता है ये स्टार्ट होता है 1215 से। लगभग 1215 में ब्रिटेन का राजा रहता है किंग जॉर्ज, जो कि काफ़ी निरंकुश शासक रहता है, निरंकुश राजा रहता है। तो वहाँ की जनता और वहाँ की जो उस समय सामंती व्यवस्था चल रही थी, सामंती व्यवस्था क्या है आपको इतिहास में डिटेल से मिलेगा, बाकी आगे बताया जाएगा। तो वहाँ के सामंतों ने बहुत तगड़ा विरोध कर दिया राजा के प्रति, राजा के विरोध में। ठीक, तो वहाँ के राजा ने लोगों को कुछ अधिकार दिया। देखा कि लोग विरोध कर रहे हैं तो उसने राजा ने वहाँ के लोगों को अधिकार दिया कुछ। 1215 ईस्वी में राजा ने कहा कि अब राजा जो है कानून के ऊपर नहीं रहेगा, सभी को न्याय समय से मिलेगा, किसी को भी गिरफ्तार बिना न्यायिक कार्रवाई के नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ अधिकार लोगों को मिले, वही मैग्ना कार्टा कहलाया तब। और इसी अधिकार को भारत में 1858 में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा था, कुछ पढ़े लिखे भारतीयों ने उसे क्या कहा? अधिकारों का मैग्ना कार्टा। ठीक, तो ये था आपका पहला पॉइंट, भारत पर किसका शासन होगा? भारत पर अब शासन क्राउन का होगा, ब्रिटिश क्राउन का। मतलब ब्रिटिश रानी राजा जो भी उस समय थे उसके अंतर्गत अब चलेगा, ना कि कंपनी के अंतर्गत। अगर आप इसको नोट करना चाहे तो कर ले, बाकी मैं आगे बताता हूँ। मैग्ना कार्टा उटा तो बस उतना लिख लीजिए, बाकी मैं हटाता हूँ इसको, दूसरा पॉइंट बताऊँगा आपको। अब दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद अब बदल के गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर दिया जाता है। मतलब गवर्नर जनरल का मतलब यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है एंड वायसराय है। ठीक, तो वायसराय जो होता है ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये पद बनाया जाता है। ये दरअसल ब्रिटिश
क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, ये वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, और वायसराय मैंने जब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय में अंतर बताया था, तो उसमें बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय में क्या अंतर है। हालांकि यहाँ देख लीजिए, जब कभी भी ये मान लीजिए पूरा भारत है, ऑल इंडिया है, ये भारत का 60% भाग है जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है, और ये 40% भाग जिसपे प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासत। ठीक, तो भारत कभी भी ब्रिटिशर्स ने 100% भारत पे अधिकार नहीं किया, कभी भी 100% पार्ट को नहीं जीता, सिर्फ 60% भाग को ही जीता उन्होंने। तो जब भी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ पे शासन करेगा 60% वाले भाग पे, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। जब भी 40% वाले के बाहरी, मतलब बाहरी मामले में, इसके दो मामले थे, बाहरी मामला, आंतरिक एवं बाह्य मैटर में क्या आ जाएगा, रक्षा, संचार और विदेश। ठीक, रक्षा, संचार और विदेश। जब कभी भी यहाँ के बाहरी मामलों में इंटरफेयर करेगा तो वो वायसराय कहलाएगा। मतलब यहाँ और यहाँ अब दोनों जगह शासन करने लगा। कौन? गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया। जब यहाँ पे शासन करता था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जब यहाँ पे शासन करता था इसके बाहरी मैटर पे तो वायसराय कहलाता था। और इन्हीं पूरा सबको मिला के ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम कहता है। यही पूरा मिलके ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम कहलाता है। मतलब ये जब यहाँ पे भी 60% भाग पे और यहाँ पे भी 40% भाग पे राज करेगा, मतलब यहाँ के बाहरी मैटर पे इंटरफेयर करेगा, तब ये ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम कहलाएगा। ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम किसी पेपर में आ चुका है, यूपीएसआई में नहीं आया शायद, बाकी और में आया है। तो इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी अगला टॉपिक बता रहा हूँ मैं। तो हटा रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, मैंने बताया था एक निदेशक मंडल जिसको सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसको नियंत्रक मंडल कहा जाता था, इन दोनों को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। ठीक है, और एक नए पद का सृजन किया जाएगा जिसको हम कहेंगे भारत राज्य सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है निदेशक मंडल, मतलब सीओडी, और नियंत्रक मंडल मतलब बीओसी, इन दोनों को जो होता है समाप्त कर दिया जाएगा। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और मैंने ये भी बताया था कि जो भारत जो निदेशक मंडल है वो व्यापार का काम देखता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल है वो राजनीतिक कार्य को देखता था। और इन्हीं दोनों कार्य को देखने के लिए इन दोनों भारत में दैश शासन था। इसी दैश शासन को खत्म करने के लिए ये अधिनियम लाया जाता है लॉर्ड पामस्टन द्वारा। ये दैश शासन का मतलब दोहरा शासन चल रहा था कि मतलब व्यापार के लिए कोई अलग कोई कानून बना रहा है, जबकि राजनीति के लिए कोई अलग कानून बना रहा है। जबकि ऐसा तो है नहीं, जैसे भारत गवर्नमेंट है तो सभी चीज़ के लिए कानून बनाती है, व्यापार के लिए या राजनीति के लिए, दोनों के लिए एक गवर्नमेंट है। लेकिन उस समय क्या था, निदेशक मंडल किसके लिए बना रहा है? व्यापार के लिए, जबकि नियंत्रक मंडल राजनीति के लिए बना रहा है।
तो इसी दोनों को ख़त्म करने के लिए ये विधेयक पेश किया गया था लॉर्ड पामस्टन ने, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली त्यागपत्र देना पड़ता है। अब एक नए पद का सृजन किया जाता है। नए पद का सृजन, जिसका नाम क्या रहता है, भारत राज्य सचिव। ठीक, या इसको और करके भारत सचिव, या और भारत मंत्री। ठीक, नए पद का सृजन किया जाता है जो भारत सचिव, भारत राज्य सचिव का होता है, भारत सचिव होता है, या भारत मंत्री का होता है। अब ये भारत सचिव या भारत राज्य सचिव कौन थे, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसको बताने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं भारत सचिव, ये भारत राज्य सचिव, ये भारत मंत्री था, तीनों एक ही पद था, तीनों एक ही लोगों का नाम था। ठीक, तो ये जो था, यहाँ बताता हूँ। ठीक, भारत सचिव जो था, ब्रिटिश संसद ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ठीक, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ठीक, और ये जो होता है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। कौन, मतलब भारत मंत्री उत्तरदायी था किसके प्रति, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति। ठीक, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति ही उत्तरदायी था। ये जस्ट वैसे ही था जैसे इस समय आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जैसे भारत का देख लीजिए, इसको समझने के लिए भारत संसद है, भारतीय संसद है। ठीक है, इसका कैबिनेट है। इस कैबिनेट में किन कौन कौन कैबिनेट हो सकता है, जैसे गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। ठीक, रक्षा मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, तो जस्ट वैसे ही जैसे भारत हो गया, तो यहाँ पे अगर आप ब्रिटिश संसद ले लेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ले लेंगे, तो वैसे ही ब्रिटिश कैबिनेट हो जाएगा। अब ब्रिटिश कैबिनेट में क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री। उसी तरह एक होता है, कौन होता था, भारत मंत्रालय, मतलब इंडियन मिनिस्ट्री। और इसी का जो मंत्री होता था वही कहलाता था क्या, भारत राज्य सचिव। आप लोग थोड़ा देर रुकिए, इसमें मैं इंक फिल कर लूँ। हाँ, तो हम आ गए। ये जो था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंक खत्म हो गया था तो इंक बनने। ठीक, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगा, जस्ट वैसे ही ब्रिटिश कैबिनेट होगा उसके पास,
तो वहाँ पे जो होगा होम मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री होगा, या भारत मंत्रालय वैसे ही काम करता था। और भारत मंत्रालय का ही मंत्री कौन कहलाता था? भारत राज सचिव। ये भारत राज सचिव जो होता है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक, भारत राज सचिव। और भारत का गवर्नर जनरल जो होता था इसके प्रति उत्तरदायी होता था। तो भारत का गवर्नर जनरल किसके प्रति? भारत राज सचिव के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक, तो इतना समझ में आया कि भारत राज सचिव कौन था? भारत राज सचिव वहाँ के मंत्रालय, और ये ब्रिटिश ये हमेशा ब्रिटेन में ही रहता था। ब्रिटेन में रहकर यहाँ के गवर्नर जनरल को कंट्रोल करता था। बाकी अगर नोट करना हो तो कर लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। इसको हटा रहा हूँ। अब भारत सचिव या भारत राज सचिव या भारत मंत्री की सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए किसके? भारत सचिव या भारत मंत्री या भारत राज सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया जाता है। किसके तहत भारत परिषद का गठन किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इस भारत परिषद का अध्यक्ष जो होता था वो कौन? भारत सचिव ही होता था। ठीक, भारत सचिव या भारत राज सचिव या भारत मंत्री जो भी कहें, और इनका जो निर्णय होता था वो हमेशा बहुमत से होता था। बहुमत क्या था ये बता रहा हूँ। इस भारत परिषद में जो होता सदस्य कितने थे? 15 थे, जिनमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा, बाकी 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी। ठीक, 8 सदस्यों की नियुक्ति किसके थ्रू? क्राउन के थ्रू की जाती थी, जबकि बाकी 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी, मतलब डायरेक्टरों द्वारा। निदेशक को ही डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, 7 सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्टरों द्वारा की जाती थी और इनका निर्णय हमेशा बहुमत से होता था। ठीक, और 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा, 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा की जाती थी। तो होता क्या था कि मतलब ये 15 सदस्य तो जरूर थे, लेकिन इनमें से 9 सदस्य कम से कम ऐसे हों, ये बाकी वैसे ही ध्यान रहे ताकि आपको लिखना जरूरी नहीं है। 9 सदस्य ऐसे हों जो 10 साल तक भारत में सेवा दे चुके हों, या अपनी नियुक्ति के समय, मतलब उनकी नियुक्ति के समय, सदस्यों की नियुक्ति के समय वो उनको भारत छोड़े हुए 10 साल से अधिक ना हुआ। तो कम से कम 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत में सेवा दे चुके हों, और या फिर अगर भारत में सेवा दिए हैं और बाहर चले गए, ब्रिटेन में चले गए, तो उनकी नियुक्ति के समय 10 साल से ज़्यादा, मतलब 9 सदस्यों की नियुक्ति ऐसी होगी जो कम से कम 10 साल तक सेवा दिए हों। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, या उनकी नियुक्ति के समय उनको भारत छोड़े हुए 10 साल से अधिक ना हुआ हो। 9 सदस्य। ठीक, तो ये थे भारत परिषद, उनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, भारत राज सचिव का टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं बताता हूँ। वायसराय भी हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं।
चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट सुनिए, भारत सचिव और भारत परिषद इन दोनों को मिलाकर ही गृह, इन दोनों को मिलाकर गृह मतलब गृह शासन कहा गया, इन दोनों को मिलाकर गृह सरकार कहा गया। ठीक, भारत सचिव एवं भारत परिषद को संयुक्त रूप से गृह सरकार कहा गया। ठीक, भारत सचिव, भारत परिषद, भारत सचिव जो था जानते हैं भारत परिषद की सहायता के लिए बनाया गया था। इनमें सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 8 की नियुक्ति क्राउन और 7 की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। उनमें से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो भारत में 10 साल तक सेवा दे चुके हों या नियुक्ति के समय 10 साल से अधिक न हुआ उन्हें भारत छोड़े हुए। ठीक, तो नोट कर लीजिए, करना हो इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी अगला मैं बता रहा हूँ 5वां पॉइंट। अब ये जो भारत परिषद थे, ये जो भारत परिषद था इसके सदस्यों को हटाने का प्रावधान या अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत राज सचिव या भारत सचिव या भारत मंत्री इनको नहीं हटा सकता था। यह सिर्फ भारत सचिव या भारत राज सचिव या भारत मंत्री के लिए सहायक का काम करते थे। ठीक, बाकी इनके सदस्यों को हटाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। ये अगर नोट करना कर लीजिए, बाकी मैं हटा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत परिषद के बातों को मानने के लिए भारत सचिव बाध्य था। मतलब अगर कोई विषय है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा विषय है जो अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है, अखिल भारतीय सेवा जिसमें जिसके थ्रू अधिकारी चुन के जाते हैं, आज वो यूपीएससी कहलाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले फेडरल कमीशन कहलाता था। ठीक है, तो व्यापार से रिलेटेड कोई मैटर हो या अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड कोई मैटर हो, विषय हो, उस विषय पे अगर भारत परिषद कोई भी प्रावधान लाता था या कोई भी विषय भारत सचिव को बताता था तो भारत सचिव उसको मानने के लिए बात था, मतलब मना नहीं कर सकता था, उसको मानना ही पड़ता। ठीक, ये फैक्ट है, बाकी ये हटा रहा हूँ। नेक्स्ट,
बाकी भारत सचिव को भारत सचिव को भारत सचिव को अपने कार्यों के लिए वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश करना होता था। भारत सचिव को अपना वार्षिक रिपोर्ट जो होता है वो ब्रिटिश संसद में उसको ब्रिटिश संसद के समक्ष या ब्रिटिश संसद में उसको पेश करना पड़ता था, प्रस्तुत करना पड़ता था। ठीक, तो ये था भारत सचिव और ये भारत शासन अधिनियम 1818। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, इनको नोट करना हो कर लीजिएगा, बाकी हटा रहा हूँ। गवर्नर जनरल और वायसराय, मैंने बताया वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश क्राउन के प्रति। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति ये उत्तरदायी था, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रति था? भारत सचिव या भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैंने बताया कि 60% भाग पे जब वो शासन करता था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था। जब वो प्रिंसिपली स्टेट के 40% भाग के बाहरी मामले पर इंटरफेयर करता था तो वायसराय कहलाता था। तो वायसराय जो होता है ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, जबकि गवर्नर जनरल किसके प्रति था? भारत सचिव या भारत राज सचिव या भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी था। भारत मंत्री कौन था, भारत राज सचिव कौन था या भारत सचिव कौन था? ये तीनों सेम थे। और कौन था ये मैंने बताया कि जिस तरह हमारे कैबिनेट में गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वैसे ही ब्रिटिश कैबिनेट में एक भारत मंत्रालय होता था और उस मंत्रालय का मंत्री जो होता है भारत सचिव या भारत राज सचिव या भारत मंत्री कहलाता था। ठीक है, और ये भारत सचिव का पद भारत की आज़ादी तक चलता रहेगा। ठीक, आईसी में जो होता है एक्ट आएगा, जैसे मार्ले मिंटो एक्ट, तो मार्ले जो होता है भारत सचिव थे, मिंटो जो होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड वायसराय थे, तो ऐसे ही आगे आएगा, ये आज़ादी तक चलता रहेगा ये वाला पद। इसमें अभी तक 2 पद था जिसको समाप्त किया गया, किसको किसको? निदेशक मंडल को और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया और एक नया पद बनाया गया, किसका? भारत सचिव का। ठीक, तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर ना आए तो आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बाकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।